दहेज के बिस्तर के नीचे दबी चीख। पति ने अपनी 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया। उसे पूरी रात अपनी प्रेमिका से लिपटे हुए देखा और जिस दिन उसने बच्चे को जन्म दिया उसका बुरा अंत हुआ। मैं राजस्थान स्टाइल के नक्काशीदार लकड़ी के बड़े बिस्तर के नीचे सिकुड़ कर लेटी थी। मेरी बाहें मेरे 8 महीने के प्रेग्नेंट पेट को कसकर पकड़े हुए थी, जो बहुत ज्यादा दर्द से सिकुड़ रहा था। मेरे आंसू वापस आ गए। नमकीन मेरे सिर के ऊपर उस महंगे हाथ से कढ़ाई वाले इंडियन गद्दे पर जो मेरे माता पिता ने मुझे दहेज में दिया था, वो एक अनजान औरत की खिलखिलाहट और मेरे पति अखिल की हाँफने की आवाज़ मेरे आत्मसम्मान पर हथौड़े के वार की तरह गूंज रही थी। तुम बहुत बेरहम हो, अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को इस तरह जमीन पर लेटने के लिए मजबूर कर रहे हो। क्या होगा अगर वह बेहोश हो गई? प्रेमिका रिया की आवाज़ चुलबुली उकसाने वाली थी। अखिल हंसा। उसे अकेला छोड़ दो। एक औरत जो पैरासाइट है, जिसमें बच्चे पैदा करने की काबिलियत नहीं है और वह दलदली भैंस जितनी मोटी है, उसे देखना ही बोरिंग है। उसे अकेला छोड़ दो। आज रात तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम्हें देगी। लकड़ी के बिस्तर के फिर से चरमराने की आवाज़ कराहों के साथ मेरे कानों में पड़ी। मैंने रोने से बचने के लिए अपने होंठ तब तक काटे जब तक उसने खून नहीं निकलने लगा। मेरे पेट में पल रहा बच्चा मेरा दर्द महसूस कर रहा था, इतनी जोर से लात मार रहा था कि मुझे ठंडा पसीना आ गया। अगले कमरे में मेरी 3 साल की बेटी अनिका गहरी नींद में सो रही थी। उसके लिए और इस छोटी सी जान के लिए मुझे खुद को रोकना पड़ा। मैं इसलिए नहीं रुकी क्योंकि मैं डरपोक थी, मैं इसलिए रुकी क्योंकि मुझे समय चाहिए था। मैं वहीं लेटी रही जयपुर के इस घर में, इस नरक में बीतते सेकंड गिनती रही। मैंने खुद से कसम खाई, अखिल आज तुमने मेरे और मेरे बच्चे के साथ जो किया, तुम्हें 1000 गुना सजा मिलेगी। अगले दिन सच में नरक। रिया ने मेरे साथ रहने वाली, वह मुझे नौकरानी की तरह हुक्म चलाती थी। खाना बनाना, अंडरवियर धोना, आयुर्वेदिक बाथटब बनाना। अखिल मेरे साथ हवा जैसा बर्ताव करता था, बस मेरी बेइज्जती करने के लिए मुंह खोलता था। मैं अब भी सब कुछ चुपचाप करती रही थी। मैं हार मान कर डरी हुई लगती थी, लेकिन हर बार जब दरवाज़ा बंद होता था या जब वे अपने पैशन में डूबे होते थे, तो मैं चुपके से नई दिल्ली में एक वकील के साथ चावल के डिब्बे के नीचे छिपे एक पुराने फ़ोन पर काम करती थी। मैंने हर रिकॉर्डिंग, एडल्ट्री का हर सबूत, हर डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया जो यह साबित करता था कि उसने अपनी मिस्ट्रेस को सपोर्ट करने के लिए मेरी फैमिली कंपनी से पैसे का गबन किया था। ड्यू डेट जल्दी आ गई। ट्रेजेडी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गई। मुझे उम्मीद से 2 हफ्ते पहले लेबर पेन शुरू हो गया। मेरा पानी छूट गया और टाइल वाले फर्श पर गिर गया। मैं लिविंग रूम में रेंग कर गई और देखा कि अखिल और रिया इंडियन वाइन पी रहे हैं और बॉलीवुड फिल्में देख रहे हैं। अखिल, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अखिल ने मुझे नफरत से देखा। एक्टिंग सिर्फ 8.5 महीने में बच्चे को जन्म देने में क्या गलत है? मेरी शाम खराब मत करो। रिया ने मजाक उड़ाया। वह फिर से वही कड़वी चाल चल रही है। प्लीज बच्चे को बचा लो। मैं गिर पड़ी। अखिल खड़ा हुआ, लेकिन मेरी मदद करने के लिए नहीं। उसने मैटरनिटी बैग को दीवार पर लात मारी। अगर तुम बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो अकेले जाओ, मैं फ्री नहीं हूँ, चले जाओ। कमजोरी का आखिरी आंसू गिरा। मैंने खुद को जबरदस्ती उठाया, एक टैक्सी बुलाई, अपना सामान उठाया और खुद को विला से बाहर घसीटते हुए ले गई। दरवाज़ा बंद हो गया और मुझे पता था मैं यहाँ फिर कभी विक्टिम बनकर वापस नहीं आऊँगी। सी सेक्शन और अब बदला आ गया। सर्जरी सफल रही। एक हेल्दी बच्चे का जन्म हुआ। मैंने अपने सोते हुए बच्चे को देखा। मुझे अजीब तरह से शांति महसूस हो रही थी। मैंने फ़ोन उठाया और वकील को एक ही मैसेज भेजा। शुरू हो गया तूफान। अखिल के विला से टकराया। जयपुर में अखिल और रिया एक मज़ेदार रात के बाद सो रहे थे। डोरबेल जोर से बजी। अखिल ने तौलिया लपेटा और दरवाज़ा खोला और हैरान रह गया। उसके सामने पुलिस, वकील और बैंक के प्रतिनिधि थे। क्या आप अखिल वर्मा हैं? हाँ, क्या बात है? अखिल कांप उठा। आप पर गबन, टैक्स चोरी और कंपनी की संपत्ति हड़पने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर करने का आरोप है। कृपया पुलिस स्टेशन आए।
अखिल चिल्लाया, बकवास, आप पर किसने आरोप लगाया? मेरे वकील ने मुझे पेपर्स दिखाए। मेरी क्लाइंट आपकी पत्नी मीरा वर्मा ने आपके बेचने से पहले ही अपने सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए थे। यह विला अभी भी उसके माता पिता के नाम पर है। आपके पास जो पावर ऑफ अटर्नी है वह नकली है और सारे सबूत जमा कर दिए गए हैं। क्या? अखिल चिल्लाया। रिया बाहर भागी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने सुना, तुमने कहा था कि यह घर तुम्हारा है। तुमने कहा था कि तुम्हारी पत्नी बेवकूफ़ है, तुम धोखेबाज हो। वह अखिल को मारने के लिए दौड़ी। अखिल ने रिया को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। सब कुछ अस्त व्यस्त और दर्दनाक था। वीडियो कॉल। मैं आखिरी बार दिखाई दिया। अखिल का फ़ोन बजा। यह मैं ही था जो वीडियो पर कॉल कर रही थी। अखिल ने कांपते हुए कॉल उठाया। मैं दिखाई दिया सर्जरी के बाद, पीला लेकिन ठंडी नज़रों से। हेलो अखिल, क्या तुम कल रात ठीक से सोए थे? मीरा, प्लीज़, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो, मैं बच्चे का पिता हूँ। मैं हल्का सा मुस्कुराई। डैड, जब मैं बिस्तर के नीचे लेटी थी तो क्या आपको क्या याद था कि आप मेरे पति थे? जब मैं आधी रात को घर से बाहर निकली तो क्या आपको याद था कि आप मेरे पिता और मेरे बच्चे थे? मैंने उसे देखा, कोई रहम नहीं बचा। तुमने मुझे ज़मीन पर लिटा दिया। अब तुम सड़क पर रहोगे। मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। तुम जेल जाओगे और रिया, वह भी मिलीभगत से बरी नहीं होगी। मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने पहले जो सीक्रेट सर्विलांस कैमरा लगाया था उससे मैंने अखिल को गिरते हुए देखा। उसे हथकड़ी पहनाकर ले जाया जा रहा था। रिया को उसके घर से निकाल दिया गया। वह जयपुर की तपती धूप में बिना एक पैसे के खड़ी थी। अंत और शुरुआत। मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया, उसका माथा चूमा। उस दिन नई दिल्ली के ऊपर आसमान बहुत ज़्यादा चमकीला था। बुरा सपना खत्म हो गया था। अब से मैं मीरा वर्मा अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी, अब विक्टिम नहीं। मैंने और मेरे बच्चे ने एक नई ज़िंदगी शुरू की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।